नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक न्यूज़ को लेकर के। आज का टॉपिक है आर्टिकल 30A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30A के बारे में। क्या है 30A, उस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा में क्यों है, बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। चर्चा में क्यों है? आजकल सोशल मीडिया पे आर्टिकल 30A काफ़ी चर्चा में है। पोस्ट में दावा क्या किया जा रहा है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 30A है, ये भारतीय स्कूलों में भागवत गीता, वेद, पुराणों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है। जबकि अनुच्छेद 30 की जहाँ तक बात की जाए तो उसमें मदरसों में कुरान और हदीस की शिक्षा की अनुमति देता है। चूँकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30 है वो धार्मिक या भाषा अल्पसंख्यकों को कई अधिकार देता है, इसलिए कुछ सोशल मीडिया पर इसको लेकर के भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं। चर्चा में इसीलिए बना हुआ है। आइए देखते हैं 30A के बारे में। तो भारतीय संविधान में 30A नाम का कोई आर्टिकल है ही नहीं, जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को भी परिभाषित नहीं किया गया है। 27 जनवरी 2014 को भारत के राष्ट्रपति ने गजट के अनुसार मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन लोगों को भारत में अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया है। कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 28 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 28, ये कहता है कि जो भी शैक्षणिक संस्थान सरकार द्वारा दिए गए धन से चलते हैं उनमें कोई भी धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा। मतलब जिन भी शैक्षणिक संस्थान, जिन भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पैसा गवर्नमेंट फंड से आता है, उनमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। दूसरा आर्टिकल 29 की अगर बात करें तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित है। अगर अल्पसंख्यकों की कोई विशेष भाषा है, कोई लिपि है और कोई उनकी कल्चर है, कोई उनकी संस्कृति है, तो उसे संरक्षित करने से संबंधित अधिकार उन्हें मिलता है। वहीं आर्टिकल 30 की बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 देश में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को कई अधिकार देता है। यह आर्टिकल ही इन अल्पसंख्यकों को देश में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अधिकार देता है। इसी आर्टिकल के अंतर्गत देश में शैक्षणिक संस्थान बनाए जा सकते हैं धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के द्वारा, और उनका प्रशासन भी उनके द्वारा मैनेज किया जा सकता है। प्रोविजंस क्या क्या हैं, क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 30 में? तो आर्टिकल 30 देश में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है। क्या है? तो आर्टिकल 31 के में क्या दिया गया है? सभी अल्पसंख्यकों जो कि धार्मिक और भाषाई हो सकते हैं को देश में अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है। वो अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उन्हें संचालित कर सकते हैं। वहीं 30A में क्या कहा गया है, क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षणिक संस्थान की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कोई कानून बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कानून अल्पसंख्यकों के अधिकारों को ना तो रोकेगा और ना ही निरस्त करेगा। मतलब अगर अल्पसंख्यक के द्वारा कोई भी प्रशासित या स्थापित संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है, तो इसकी संपत्ति अगर गवर्नमेंट अधिग्रहित करती है तो कानून जब भी ऐसा बनाया जाएगा तो यह भी निश्चित निर्धारित किया जाएगा कि ऐसे कानून से अल्पसंख्यकों के अधिकारों को ना तो रोका जाएगा और ना ही उनके अधिकार समाप्त होंगे। वहीं 32 में क्या कहा गया, 32 नहीं 30(2) में इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक द्वारा शासित किसी भी शैक्षणिक संस्थान को आर्थिक सहायता देने के मामले में भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर ये बातें नहीं कि इन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यहाँ बातें ये कही गई हैं कि किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान को अगर आर्थिक सहायता देते समय ये ध्यान रखा जाएगा कि अल्पसंख्यक समुदाय है तो संस्थान इसलिए इसके साथ पार्शलिटी नहीं की जानी चाहिए, इसको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो अन्य संस्थानों को मिलता रहा है। आर्टिकल 30 के साथ दी गई सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित है और इसे देश के सभी नागरिकों तक विस्तारित नहीं किया जाता है। ठीक है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार देता है कि वो अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मुसलमान समुदाय चाहे तो अपने बच्चों को उर्दू, ईसाई चाहे तो अंग्रेजी पढ़ा सकता है।
ठीक है। देश में 3 प्रकार के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं। टाइप ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। नंबर 1, सरकार से मान्यता लेने के साथ साथ आर्थिक सहायता की मांग करने वाले संस्थान। नंबर 2, ऐसी संस्थाएं जो राज्य में केवल मान्यता की मांग करती हैं और आर्थिक सहायता नहीं लेती हैं। और नंबर 3, ऐसी संस्थाएं ना तो राज्य से मान्यता और ना ही आर्थिक सहायता की मांग करती हैं। तो 3 प्रकार के। अगर ऊपर से दोनों संस्थान दो देखे जाएं, ए और बी प्रकार के संस्थान सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगी। ये नियम शैक्षणिक मानकों, पाठ्यक्रम, शिक्षण कर्मचारियों के रोजगार, अनुशासन और स्वच्छता आदि से संबंधित हैं। अभी इसको लेकर के भी विवाद है कि जो वहाँ पर पोस्टिंग हो वो आयोग द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार होना चाहिए या नहीं, या उसी संस्था के कोर कमेटी के द्वारा होना चाहिए। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें ये कहा गया था नहीं, अब आयोग उसमें नियुक्ति करेगा। बंगाल से रिलेटेड एक केस था। तीसरे प्रकार के संस्थान अपने नियमों को लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें श्रम कानून, अनुबंध कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, आर्थिक नियम आदि जैसे कानूनों का पालन करना पड़ता है। तो क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब यह नहीं कि अल्पसंख्यक संस्थानों के तीसरे प्रकार के संस्थान या अनएडेड संस्थान नियुक्तियां करते समय राज्य द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड, योग्यता का पालन नहीं करेंगे, जैसा मैंने अभी केस के बारे में बताया। इन संस्थानों को केवल एक तर्कसंगत प्रक्रिया अपनाकर शिक्षकों, व्याख्याताओं और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने की स्वतंत्रता होगी। अब आर्टिकल 30 पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी देख लेते हैं। तो मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007 के मामले में दिए गए एक फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कहा है। उसने कहा कि अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता सुनिश्चित करने के लिए, और इसका इरादा अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की तुलना में अधिक लाभप्रद स्थिति में रखने का नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ चुका है इसमें कि ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ये फील हो कि जो बहुसंख्यक समाज है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उससे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना होने पाए। कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है जिससे ये लगे कि स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ और इसमें जो मेजॉरिटी है उसके साथ धोखा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है उद्देश्य, सिर्फ उसमें बैलेंस लाने की कोशिश की जा रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय ये ना समझे कि हम अल्पसंख्यक हैं तो हमारे साथ यहाँ पर ऐसा कुछ दूसरे दर्जे का व्यवहार हो रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस बात से कोई सबूत नहीं है कि अल्पसंख्यकों को कानून से बाहर कोई भी गैर कानूनी अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि, सामाजिक कल्याण, कराधान, स्वास्थ्य, स्वच्छता और नैतिकता आदि से संबंधित कानूनों का पालन अल्पसंख्यकों को भी करना पड़ता है। इन सारी बातों की ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार क्या मिलता है कि भारतीय संविधान में कोई भी आर्टिकल 30A मौजूद नहीं है जो ये बताता हो कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो भगवत गीता या पुराण या रामायण या इन चीज़ों का किसी भी इंस्टीट्यूशंस में उनको प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसा कुछ नहीं। और सोशल मीडिया पर जो भी लिखी गई पोस्ट हैं वो निराधार है। इसे पवित्र और मजबूत भारतीय संविधान को बदनाम करने की एक साजिश ही माना जा सकता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसमें कुछ जानने को मिला होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर समझ में आया हो, अच्छी लगी हो, ना समझ में आया एक बार और इसको रिवाइंड करके देखिए। इसे लाइक करने के बाद शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। साथ ही जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।